गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास 10 साइंस पोर्शन में हमारा जैव प्रक्रम से चल रहा था और जो पिछला वीडियो था उसमें ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया गया था, समझाया गया था। आज हम लोग जैव प्रक्रम से ही उत्सर्जन को लेके आए हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छे इसमें टॉपिक हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ ये समझेंगे कि जो मनुष्य में उत्सर्जी अंग होते हैं वे उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, अलग अलग उत्सर्जी अंगों का क्या क्या कार्य होता है, इन सारी बातों को तो आगे बताएं। उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम एक ऐसा चैप्टर है, इसके अंतर्गत जैव मतलब कई रिलेटेड चीजें, कई टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक, उसी में जैसे उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, उत्सर्जन क्या है, अलग अलग जीवों का अलग अलग उत्सर्जी अंग होते हैं। जो जलीय जीव होते हैं उनका उत्सर्जी अंग अलग होता है, उनका वेस्ट मटेरियल जो होता है वो अलग होता है, स्थलीय जीवों का अलग होता है। जो मनुष्य का उत्सर्जी अंग है वास्तव में क्या है, किडनी है, वृक्क है। ठीक, तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो चीज समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल चलिए हम लोग आते हैं कि उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक वर्ज्य पदार्थ से मतलब है कि ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं उत्सर्जन कहलाता है। और हानिकारक वर्ज्य पदार्थ में क्या क्या हो चीजें आएंगी, जैसे खनिज लवण हो गए, यूरिया हो गए, यूरिक अम्ल हो गए, ये सारी चीजें जो शरीर के लिए हमारे हानिकारक हैं उनको हम उत्सर्जन करते हैं। ठीक, अब विभिन्न जीव अलग अलग युक्तियों का प्रयोग करते हैं उत्सर्जन में, उनके उत्सर्जी अंग अलग अलग होते हैं। जैसे जो जलीय जीव है आप लोग देख सकते हैं, लिखा गया है कि जलीय जीवों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। जो जलीय जीव होते हैं वो जल में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और ऐसे जीवों को हम अमोनोटेलिक कहते हैं। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन देता है कि अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनो यूरिकोटेलिक में क्या अंतर है। तो मेन अंतर ये है कि जो अमोनोटेलिक जीव होंगे वो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, जो यूरिकोटेलिक जीव होंगे वो यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे, और जो अमोनो यूरिकोटेलिक होंगे वो अमोनिया और यूरिया दोनों का उत्सर्जन करेंगे। तो स्थलीय जीव कैसे हैं, उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है या यूरिक अम्ल होता है और इनको सम्मिलित रूप से यूरिकोटेलिक कहा जाता है। उभयचर का मतलब कि जो जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं उनमें अमोनिया और यूरिया दोनों का उत्सर्जन होता है। लेकिन एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि जब ये जल में रहेंगे तब अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे और जब स्थल पे रहेंगे तो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे, और सम्मिलित रूप से इनको बोला जाता है अमोनो यूरिकोटेलिक। ठीक, तो उत्सर्जन क्या है समझ में आ गई होगी कि वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं उत्सर्जन कहलाता है। अब अलग अलग जीवों का अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ होता है, जलीय जीवों का अलग है, स्थलीय जीवों का अलग है, ठीक, उभयचर जीवों का अलग है। अब मानव में उत्सर्जन की अगर बात करें तो मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ा वृक्क होता है। ठीक, वृक्क मतलब किडनी होती है जो जोड़े में होती है, दाएं और बाएं साइड स्थित होती है। मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है। तो ये सारी चीजें इनमें पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग किडनी की, वृक्क की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है उस इकाई को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है, और यह संख्या में लगभग 1 लाख से भी अधिक होती है। तो मतलब दाएं और बाएं साइड दोनों साइड इनकी संख्या 1 लाख से भी अधिक होती है। तो यह सेम के बीज की आकृति की होती है। सेम का बीज आप लोग देखे होंगे, उस तरह उस समान आकृति होती है। ठीक, जो उदर में रीढ़ के दोनों ओर स्थित होती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर उदर में स्थित होती है। ठीक, प्रत्येक वृक्क से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी देखिए एक दाएं साइड का है और ये बाएं साइड का है। यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो कहाँ में खुलता है, यूट्रस में खुलता है या मूत्राशय में खुलता है।
तो ये यहाँ से निकलेगा दाएं साइड से, एक बाएं साइड से, और दोनों जाके कहाँ पे खुलेंगे, यूट्रस में खुलेंगे। और यहीं पे संचय होता है वेस्ट मटेरियल का, जो शरीर से एटलीस्ट बाहर निकल जाता है। ठीक, तो मतलब बताएगी कि मूत्र वाहिनी में खुलता है। इसके बाद होता है प्रत्येक वृक्क में उत्सर्जन के लिए लाखों की संख्या में वृक्क नलिकाएं निकली हुई होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग 1 लाख होती है। ठीक, जिनमें ऊपर की तरफ एक कप जैसी संरचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि बोमेन संपुट कहाँ पाया जाता है। तो बोमेन संपुट कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन किडनी में पाया जाता है। ऊपर की तरफ एक संरचना होती है, इसको हम बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक, और बोमेन संपुट में रुधिर कोशिकाओं का सघन गुच्छा पाया जाता है, जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। अगर हम इसकी डीप में स्ट्रक्चर डिटेल देखेंगे तो इसमें बोमेन संपुट में क्या होता है, एक इस तरीके की संरचना होती है, ऐसे निकली हुई होती है इस तरीके से, और यहीं पे ये कोशिकाओं का ऐसे गुच्छा बना होता है, जिसको हम कोशिका गुच्छ कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है। पहले इसकी संरचना पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो ये हमने बताया कि दोनों साइड से, दाएं साइड और बाएं साइड से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ पे, यूट्रस में, मूत्राशय में खुलता है। ठीक ना, यूरेथ्रा में बाहर निकल जाता है। और ऊपर की ओर रेनल सिरा पाया जाता है। सिरा और धमनी दोनों एक शुद्ध रक्त को लेके जाएगी, एक अशुद्ध रक्त को एक अशुद्ध रक्त को लेके जाएगी, और एक शुद्ध रक्त को शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचाने का कार्य करेगी। ठीक, तो रीनल सिरा इधर की ओर होता है। आधिवृत्त ग्रंथ, याद रखिएगा, दोनों साइड ऊपर की ओर आधिवृत्त ग्रंथ पाई जाती है, जो किडनी को फंक्शनल बनाए रखती है, क्रियात्मक बनाए रखती है। किडनी फेलियर जब हो जाती है तो होता क्या है कि डायलिसिस की जाती है। डायलिसिस मतलब कि शुद्ध रक्त को चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह रक्त को प्योरीफाई नहीं कर पाती, उस अवस्था में किडनी फेलियर होती है। तो यहाँ पे रीनल सिरा होता है। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये हमारा कहलाता है पेल्विस कहलाता है, और ये कहलाती है रीनल धमनी। इसके जस्ट नीचे मेडुसा होता है और कार्टेक्स होता है। तो इसको हम आगे के वीडियो में डिटेल स्ट्रक्चर बना के और अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल शॉर्ट में आप लोग ये समझिए कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और चीजें वो आपको फिर समझ में लगेगा। तो आगे क्या है कि वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, वो 2 चरणों में, 2 स्टेप में पूरा होता है। एक तो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और एक है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि परानिस्यंदन और चयनित पुनः अवशोषण। क्या है, यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेकंड है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि चयनित पुनः अवशोषण। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है कि बोमेन संपुट की दीवारों में बहुत पतली होती है। जो बोमेन संपुट होती है, ये जो बोमेन संपुट, ये यहाँ पे ये दीवारें दिखाई दे रही हैं, ये साइड कीजिए, ठीक, इस साइड की, तो ये क्या होती है कि महीन पारदर्शी झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, बहुत पतली होती है, जो एक फिल्टर की तरह कार्य करती है। वृक्क धमनी में आने वाले रुधिर में नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल होते हैं। अब जो धमनी में रुधिर आ रहा है उसमें क्या होगा, ब्लड इम्प्योर होगा, और ब्लड अगर इम्प्योर होगा तो उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होंगी, उसमें नाइट्रोजन, यूरिया और यूरिक अम्ल सम्मिलित होगा। और जिसमें भी नाइट्रोजन, यूरिया या यूरिक अम्ल होगा तो वो वास्तव में क्या होता है, इम्प्योर होता है। ठीक, तो रुधिर की कोशिका गुच्छ में प्रवाहित होने पर बड़े जटिल अणु कोशिका के रुधिर में रह जाते हैं तथा सरल और छोटे अणु जैसे अमीनो अम्ल हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, छनकर बोमेन संपुट में आ जाते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है या परानिस्यंदन कहलाती है। कहने का मतलब फिर से एक बार समझिएगा, परानिस्यंदन क्या है कि जो वृक्क की दीवारें हैं वो बहुत पतली हैं, जो वास्तव में एक फिल्टर का कार्य करती हैं, और धमनी द्वारा क्या होता है कि यूरिया, यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ आते हैं, जिनमें सरल अणु छनकर बाहर निकल जाते हैं, और जो जटिल अणु होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। और सरल अणु कैसे, अमीनो अम्ल हो गए,
ग्लूकोज हो गए, यूरिया हो गई और यूरिक अम्ल छनकर बोमेन संपूर्ण में आ जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम वास्तव में क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, परानिस्यंदन कहते हैं। सेकंड स्टेप आता है चयनित पुनः अवशोषण या सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसको समझते हैं कि ये क्या है कि चयनित पुनः अवशोषण में होता क्या है कि बोमेन संपूर्ण के निस्यंदन के द्वारा ग्लूकोज, याद रखिएगा कि जब बोमेन संपूर्ण द्वारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, और फर्स्ट स्टेप क्या, परानिस्यंदन, ठीक। तो जब ये कंप्लीट हो गई तो इसके बाद क्या हुआ कि बोमेन संपूर्ण के निस्यंदन द्वारा ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल, क्या क्या चीजें, ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल तथा लवण आदि उपयोगी पदार्थ होते हैं। अब वहां पे जब फिल्ट्रेशन हो गया तो हमको जो मटेरियल मिलेगा, जो पदार्थ मिलेगा वो उपयोगी होगा, और उपयोगी के पदार्थ के रूप में क्या क्या होगा, ग्लूकोज होगा, जल होगा, अमीनो अम्ल और लवण होंगे, ठीक। तो जैसे जैसे रुधिर वृक्क नलिका में प्रवाहित होता है, ये उपयोगी पदार्थ वृक्क नलिका के चारों ओर चले जाते हैं। जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो ये वृक्क नलिका में क्या होते हैं, चारों ओर चले जाते हैं, ठीक। और कोशिका जाल द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। और जब यह चारों ओर चले जाते हैं तो कोशिकाओं का जो जाल बना होता है, जो कोशिका गुच्छ हमने बताया यहाँ पे, ये क्या करती है, उनको पुनः अवशोषण कर लेती हैं, और यही क्रिया हमारी पुनः अवशोषण या सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाती है, ठीक। तो जय प्रक्रम से जो हमारा उत्सर्जन टॉपिक था, उस उत्सर्जन टॉपिक में मेनली हमने जानने की कोशिश ये की थी कि उत्सर्जन क्या होता है। जीवों में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उन जीवों का उत्सर्जी पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल क्या होता है, कहाँ कौन सी स्थिति होती है कि स्थलीय जीवों में जो उत्सर्जी पदार्थ अलग होता है, जलीय का अलग होता है, और उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। इसके बाद हम लोग मानव में उत्सर्जन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं और यूरिया फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके 2 स्टेप, ठीक। ये किडनी का अभी पूरा डिटेल नहीं है, क्योंकि डिटेल बहुत लंबा है किडनी का, बहुत लगभग 4 से 5 वीडियो बनाए तब जाकर वो कंप्लीट होता है। ये अभी सिर्फ और सिर्फ ऊपर की बातें थी, तो आगे के वीडियो में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।